लेकिन अब जिस खबर की तरफ मैं आने वाली हूँ वो खबर आपको भी हैरान कर देगी, क्योंकि जब बात आती है किसी भी मुस्लिम कंट्री के न्यूक्लियर पावर बनने पर तो हम देखते हैं बड़ी कदगन लगाई जाती है। IAEA फौरी एक्टिव हो जाता है, अमेरिका की जानिब से बड़े सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब बात हो भारत की या दीगर इस तरह की कंट्रीज़ की, तो हम देखते हैं ना वहाँ पे कोई रूल्स हैं, ना वहाँ पर कोई कंडीशंस हैं, ना वहाँ पर कोई रेगुलेशंस हैं जिनका इतलाक़ बाकी मुल्कों पर होता है, पाकिस्तान के हवाले से या दीगर कंट्रीज़ के हवाले से। बिल्कुल उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अमेरिका इसराइल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो ईरान के साथ हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों का आज छठा दिन है। कल तक हम सब ये बात कर रहे थे, अच्छा इससे पहले डी-एस्केलेशन बात हो रही थी, लेकिन रोज़ाना मामला एस्केलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दारुल हुकूमत तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला जारी रहा। हमलों में अब तक 1045 अफराद शहीद हो गए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है, विच टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव इन दैम कम्प्लीटली। अस्फहान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया और क़ुम में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया है। अल जज़ीरा क्या कहता है, ज़रा ये भी देख लेते हैं। अल जज़ीरा का कहना है मशरक़ी तेहरान में धमाकों के बाद झटके भी महसूस किए गए, विच इज़ अलार्मिंग। हिलाल अहमर के मुताबिक अब तक ईरान के 174 शहरों में 636 मकामात पर 1332 हमले हुए, इनमें 105 शहरी मकामात बताए जा रहे हैं। अच्छा, अमेरिका ने अब क्या किया है कि अमेरिका ने बुहरा हिंद में श्रीलंका के करीब ईरान के बहरी जहाज़ को तबाह किया। जहाज़ मशकों में शिरकत के बाद इंडिया से वापस जा रहा था। फिर उसके बाद हमें देखा कि फ्रिगेट पर 130 अफराद सवार थे। इसी से 80 से ज़ायद लाशें फिर निकाली गईं, 32 को बचा लिया गया। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है उसे पछतावा होगा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने पर एक्स पर रद्द-ए-अमल में लिखा कि अमेरिका ने 2000 मील दूर से समंदर में जारहियत की, 2000 मील दूर से, और भारतीय नेवी के मेहमान जहाज़ को बग़ैर किसी वार्निंग के निशाना बनाया गया। तो ये जनाब अब्बास अराग़ची साहब का बयान सामने आया। साथ साथ अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेथ ये कहते हैं कि अमरीका जंग जीत रहा है। ईरानी फ़िज़ाओं पर जल्द अमरीका और अमेरिका और इसराइल का कंट्रोल होगा। आपको याद होगा कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम चेंज करके अमेरिका में मिनिस्ट्री ऑफ वॉर रख दिया गया था। तो वो ये उस सब के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जब वॉर भी शुरू नहीं हुई थी और साइम उस वक्त सब हैरान थे कि क्यों किया गया, लेकिन इनको पूरे ज़ाहिर अंदाजे थे, पूरे अंदाजे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि खित्ते में मजीद फौजें भेज रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, चुन चुन कर अपने अहदाफ हासिल करेंगे, जब तक चाहेंगे लड़ सकते हैं जनाब ये जंग। वो ये कहते हैं अब ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी है। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने भी धमकी दे दी है कि जनाब ख़ामनेई की जगह जो भी सुप्रीम लीडर बनेगा वो मार दिया जाएगा। अच्छा जी, ईरान के इसराइल पर हमलों की 19वीं ये लहर है और पासदारान इनकलाब का कहना है मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। अगर हुकूमत गिराने की कोशिश की तो इसराइल के दमूना जौहरी मरकज़ पर हमला कर दिया जाएगा। IDF का कहना है कि ईरान ने जुमेरात की सुबह मुतादिद मिसाइल इसराइल की जानिब दागे, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया ने शुमाली खलीज में एक अमरीकी टैंकर को निशाना बनाया। पासदार इनकलाब का कहना है कि जंग के वक्त ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने का हक हासिल होगा। कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर फुटेजेस भी आ रही हैं जिसमें बताया गया है कि ज़मीन पर बाकायदा जहाज़ पेंट किए गए थे और अमरीका और इसराइल ने उन पेंटिंग्स को निशाना बनाया। $10 की वो पेंटिंग होगी और 1 से 5 मिलियन का जी वो मिसाइल थे जो दागे गए, जो उस पर गिराए गए हैं। तो ये बड़ा मजे का खेज एक सूरत हाल, बहुत मजे का खेज है। और दूसरी बात ये कि ईरान ने वॉर कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई कर दी है कि अभी तो ईरान ने अपने एक्चुअल वाले मिसाइल्स यूज़ नहीं किए। अभी ईरान अपने सबसे लो कॉस्ट मिसाइल्स यूज़ कर रहा है। मतलब ईरान अगर $10,000 का मिसाइल इस्तेमाल करता है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका जो है जनाब वो अपना $1 मिलियन का इंटरसेप्ट मिसाइल यूज़ कर रहा है। एग्जैक्टली। उसके बाद अमेरिका, अब मसला ये है कि अमेरिका वो मिसाइल्स जो इंटरसेप्शन मिसाइल्स हैं वो किस किस को दे, वो खुद अपने पास रखे, वो इजराइल को दे, या फिर वो कतर, कुवैत, सऊदी, जो गल्फ कंट्रीज जिनकी सिक्योरिटी का ठेका अमेरिका ने उठाया हुआ था उनको देगा। तो अब वॉर कॉस्ट हो गई है बहुत ज़्यादा हाई। अब देखना ये है कि ये जंग कितनी देर तक चल सकती है। ईरान भी कह रहा है कि हम इसको अब अपनी मर्जी तक चलाएंगे और इसराइल का भी ये दावा है कि हम जनाब जब तक चाहें इस जंग को चला सकते हैं। अच्छा जनाब, अब एक बड़े मशहूर मारूफ सहाफ़ी हैं और कौन इन्हें नहीं जाता है, अमेरिकी सहाफ़ी टकर कार्लसन ने इसराइली एजेंडा बेनकाब कर दिया है। पॉडकास्ट करते हैं, बड़े मशहूर मारूफ उनके पॉडकास्ट होते हैं। एक शो में
यहूदी जो रैबीज जो होते हैं उनकी वीडियो शेयर की जिसमें वो मस्जिद अक्सा पर हमला करने का मज़मूम इरादा बता रहा है, यानी कि चेन ऑफ इवेंट क्या होंगे, यानी कि पहले से इन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है। यहूदी रबी ने कहा कि बस मैं होता तो गुज़िश्ता साल जब ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे तो एक मिसाइल नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद अक्सा पर भी दाग का इल्ज़ाम ईरान पर लगा देते, फिर तमाम अरब ममालिक ईरान को इसका जिम्मेदार समझते, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। लेकिन अभी देर नहीं हुई है, हम ऐसा कर सकते हैं। सुन लेते हैं वो क्या बता रहे हैं। Israeli rabbi Joseph Misrach describing how Israel should take advantage of a then ongoing conflict with Iran, much less intense than the current conflict we're seeing with Iran, to destroy the Dome of the Rock and Al-Aqsa. Watch this. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs would go against Iran and it would be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late, you deal with a bunch of cowards. अच्छा, टकर कार्लसन ने बड़ी एक मजे की बात की। उन्होंने कहा कि व्हाई वुड द इजरायलीज बी कमिटिंग बॉम्बिंग इन गल्फ कंट्रीज व्हिच आर आल्सो बीइंग अटैक्ड बाय ईरान एंड दे ऑन द सेम साइड, मतलब ये तो सेम साइड पे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इजराइल वांट्स टू हर्ट ईरान, कतर, यूएई, सऊदी, बहरीन, ओमान, कुवैत एंड ऑल द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज बाय एंड लार्ज। तो इजराइल के ये मकासद है जनाब, सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को फिनिश करना चाहता है इजराइल। चलें जी, तो अब ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अरबी। थैंक यू सो मच अहमद हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है, इसराइल भी बड़े बड़े दावे कर रहा है कि जल्द जो है इसराइल का कंट्रोल होगा फ़ज़ाओं पर, और ईरान का कहना है कि चंद रोज़ में दुश्मन भाग जाएगा। हक़ाइक़ क्या बता रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ख़ामनेई की शहादत के बाद तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था पूरा सिस्टम, पूरे इशूज़, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी फ़ाइट पुटअप की हुई है ईरान ने और ये मामला हमें एस्केलेट होता हुआ ही नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि जब जंगों के दौरान दोनों साइड्स की तरफ से जो रेट्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेटेड रेट्रिक होता है, जिस तरह का आप इसराइल और अमेरिका की तरफ से भी रेट्रिक जो आप सुन रहे हैं वो तो यही है कि हम बहुत पावरफुल हैं और हम जो है ईरान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे एंड विल हिट ईरान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। लेकिन जो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं उसमें आप जहाँ पे अमेरिका का और इसराइल का जो ऑफेंसिव है ईरान के ख़िलाफ़, जब इन्होंने अटैक किया था तो अमेरिका एक्चुअली मिसकैलकुलेटेड और अमेरिका ने दोनों बिहाफ के ऊपर मिसकैलकुलेट किया। फॉर एग्जांपल, अमेरिका इस जंग के अंदर, यानी जब उन्होंने डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक के अंदर हेल्प किया इसराइल को और ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, तो अमेरिका उसके बाद इस जंग से निकलना चाहता था। वाज़े तौर के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का डिवाइड आ चुका है बिटवीन इसराइल एंड अमेरिका। टकर कार्लसन की अभी आपने खुद बात की। टकर कार्लसन का जो समझा जाता है, ही इज़ वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप, और इस जंग से कोई तकरीबन 1 महीना पहले वाइट हाउस में टकर कार्लसन को बुला के डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद एक अनाउंसमेंट की थी कि वी विल हर्ट ईरान वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट बट बूट्स ऑन ग्राउंड इज़ नॉट एन ऑप्शन। सो अब यही समझा जा रहा है कि जो नेतन्याहू है उसने अमेरिका को पुश किया है, बुली किया है कि वो ईरान के ऊपर जो है वो हमला करे। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके के अमेरिकन मीडिया से भी बयानात आ रहे हैं इस अटैक के बाद से, उन्होंने कहा कि जी हमने सिर्फ इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी, हमने अटैक नहीं किया। और अभी आपके शो में आने से पहले आई वाज वाचिंग अ वीडियो कि अमेरिकन सेनेट के अंदर एक अमेरिकन यूएस मरीन था जो चीख के कह रहा था दैट वी आर नॉट गोइंग टू फाइट फॉर इसराइल। और अमेरिका की पब्लिक जो है जिस तरीके से निकल आई है इस हमले के खिलाफ, तो ये एक शौक है अमेरिका के लिए भी। जहाँ तक ईरान की बात है, देखें किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होता कि अपनी लीडरशिप के बगैर जो है वो सरवाइव करना। अगर आप ये कहें कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी शहादत के बाद, तो ये तो शायद मैं ना कह सकूं, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी जो है वो एक सेटबैक है स्ट्रेटेजिकली। और ईरान के लिए प्रॉब्लम इस वक्त यही है कि ईरान इस वक्त अपनी जो फर्स्ट टीयर लीडरशिप, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर सारी शहीद करवाने के बाद अपने फोर्थ टीयर के ऊपर खड़ा है। और ये गद्दारी जो है ये कितनी ज़्यादा है जो इनके पावर स्ट्रक्चर और पावर कॉरिडोर्स हैं। मुझे अहमदी निजात की वो स्टेटमेंट याद आई कि जिसमें वो कह रहे थे कि हमने एक यूनिट बनाया इंटेलिजेंस का जो कि इसराइल के ऊपर नज़र रखने के लिए बना था, और बहुत सालों के बाद हमें पता चला कि उसका जो हेड था वो भी एक मोसाद का एजेंट था। तो ये जो गद्दारी है, ट्रीज़न है, ये
ये बहुत नुकसान पहुंचा रही है ईरान को। तो ईरान का इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अमेरिका और इसराइल से लड़ना तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी सफ़ों से इन गद्दारों को खदेड़ कर निकालना। अमीर हसन साहब, कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि ईरान में अब कुछ डिवाइडेड मिलिट्री ग्रुप्स बन गए हैं, मतलब छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स बन गए हैं जो अपने अपने एरिया से रिटालिएट कर रहे हैं, विच इज़ वाई वहाँ पर अब वॉर लॉर्डिज्म भी नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ वाई रिपोर्ट्स आर क्लेमिंग कि इसी ओमान पे भी जो अटैक हुआ था वो उसी किसी एक ग्रुप ने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए रिटालिएट करते हुए वो कर दिया था। मिज़िल एक ओमान में भी चला गया था। तो अब आपको लगता है कि अगर इस सूरत हाल में कि जब वहाँ पर एक जंगजुओं के ग्रुप्स बन जाएंगे जो कि अपने अपने इलाके को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और रिटालिएट कर रहे होंगे, तो फिर ये वॉर ख़त्म कब होगी और कैसे होगी? देखिए, जहाँ पे अभी हर तरह की वाइल्ड स्पेकुलेशंस वगैरह चल रही हैं, मुझे ज़ाती तौर पे कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर व्यू फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जंग शायद आने वाले थोड़े दिनों के अंदर अपने एक स्ट्रेटेजिक पॉज की तरफ चला जाए। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि इस जंग के अंदर 3 एक्टर्स हैं। देयर इज़ ईरान, देयर इज़ इसराइल एंड देन देयर इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी प्रीवियस जब मैं बात कर रहा था मैंने एक्सप्लेन किया कि अमेरिका के लिए भी कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पॉलिटिकली भी और स्ट्रेटिजिकली भी। और फिर उसके बाद ईरान की जिस तरीके से जो सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद उनको जो एक लीडरशिप का एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ईरान भी यही चाहेगा कि कोई थोड़ी देर के लिए पॉज आ जाए, उसके बाद दोबारा जंग शुरू हो जाए। सिर्फ एक एलिमेंट जो है वहाँ पे इसराइल का था जो ये चाहता था कि जंगें मज़ीद फैलें। लेकिन आप वीडियोस आज देखें और आप उनका इसराइली मीडिया उठा के देखें कि जिस तरीके का पैनिक इसराइल में है, जिस तरह से उनके लोग अपने शहरों को छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरीके की फ़्लाइट्स इसराइल से जो बाहर जाने की जो किसी को नहीं मिल रही, जो क्राइसिस इसराइल के अंदर है, इसराइल के ऊपर भी प्रेशर है। तो इस सारी इक्वेशन में इन 3 स्टेक होल्डर्स में सिर्फ एक इंसान, एक शख्स ऐसा बचता है जो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ये जंग फैलाना चाहता है और उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि जंग शायद थोड़ी देर के लिए स्ट्रेटेजिक पॉज की तरफ चली जाए। अच्छा, जहां तक आपने ईरान की जी 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 आप कहिए, मैं वो सिर्फ सवाल का जवाब देना ये चाह रहा था कि जहाँ तक आपने ईरान की बात की है कि छोटे छोटे मिलिशियाज के अंदर वो, मुझे इसमें ये वॉर डॉक्ट्रिन होता है, पूरी दुनिया के अंदर एप्लीकेबल होता है कि जब आपकी लीडरशिप को टारगेट किया जाता है तो आप डिसेंट्रलाइज कर देते हैं अथॉरिटी को, और नीचे जो आपके लोकल कमांडर्स होते हैं वो अपनी जो सेंसेस होती हैं या अपनी जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उसके मुताबिक वो इंडिपेंडेंटली जंग को लड़ते हैं। तो अमेरिका और वेस्ट जो है वो इसको एक मिलिशियाज करके उसको उस तरीके का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाकायदा एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। और दूसरी बात ये है कि ओमान और आगे पीछे जो अटैक्स हो रहे हैं, अगेन आई वुड कोट टकर कार्लसन, क्योंकि टकर कार्लसन प्रो ट्रंप जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसके भी बहुत क्लोज समझे जाते हैं। और उन्होंने जब ये बात कही कि 2 अरब कंट्रीज हैं जहां से मुसाद के एजेंट्स मिले हैं जो अटैक्स और ड्रोन्स के जरिए अटैक्स प्लान कर रहे थे, तो इस एंगल को भी आप अपने जहन में रखें कि हमें बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो अरब कंट्रीज के अंदर अटैक्स हो रहे हैं कौन से ईरान की तरफ से हो रहे हैं और कौन से जो है वो मुसाद करवा रहे हैं। आपने शुरू में एक वर्ड यूज़ किया, अमेरिका ने सारी सिचुएशन को मिस कैलकुलेट किया और इसराइल ने पुश किया और अमेरिका इस जंग में कूद गया, जो कि एक बड़ा पॉलिटिकल कॉस्ट भी हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को इसकी आगे आने वाले दिनों में भुगतनी पड़ेगी। एक बात मुझे बताइएगा, जब इस तरह की जंग आप छेड़ देते हैं तो क्या सारा रिलायंस उनका फ़ज़ाई हमलों पे था? क्या सिर्फ टारगेट खामनई थे? इन्हें लग रहा था ईरान कोलैप्स कर जाएगा? क्योंकि अब ये ज़मीनी अप्रोच की बात करते हैं, क्योंकि उसके बगैर वहाँ पे किसी किस्म की रिजीम चेंज नहीं हो सकती है, जो कि नज़र भी आ रहा है। अगर अब करते हैं तो ऑप्शंस क्या है? और इज़न्ट इट टू लेट? देखिए, अमेरिका के पास मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इट विल बी सुसाइडल कि अगर अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो ईरान के अंदर उतारे। उसकी वजह ये है कि अमेरिका इस वक्त $38 ट्रिलियन का मकरूज है और मिडिल ईस्ट की जंग अगर फैलती है, आप देखें रशिया ने आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने कहा कि अगर कुछ अर्सा पहले उन्होंने अब 2-3 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया कि हम जो है हम इस ईरान की मदद के लिए अपनी फौजें भी उतार सकते हैं। इस तरह का रशियन पॉलिटिकल कॉरिडोर से ये मैसेज आना, इसका मतलब ये है कि रशिया भी ये चाहता है कि अमेरिका इस जंग के अंदर अपना जो है वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड और वो लेके अपनी फौजें लेके आए और अमेरिका को मिडिल ईस्ट के सहराओं में बॉक डाउन किया जाए। अमेरिका इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा है। इसराइल भी यही चाह रहा है कि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट के अंदर आए। सो अमेरिका, अब देखना ये है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा के आई थी कि मैं मिडिल ईस्ट, ट्रंप ने अपनी तकरीर में प्रेसिडेंशियल डिबेट में कहा था मिडिल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा, वो किस हद तक प्रेशर ले सकता है एपैक का और बाकी इसराइली लॉबी का। लेकिन जो रजीम चेंज है
वो रजीम चेंज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब तक या तो आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना हो या आपके पास अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी डेप्थ मौजूद ना हो, इंटेलिजेंस डेप्थ मौजूद ना हो। इसराइल में वो डेप्थ मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से आपने देखा कि जो मार्को रूबियो हैं और अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बाकायदा तौर पर ये बात अटैक के बाद कर दी थी कि रजीम चेंज हमारा मकसद नहीं था, रजीम चेंज इसराइल का मकसद था। अमेरिका तो सिर्फ डीकैपिटेटिंग के लिए आया था कि मैं डीकैपिटेटिंग करूंगा और उसके बाद मैं कहूंगा कि मैंने इसराइल की भी मदद कर दी और मैंने ईरान की जंगों से भी खुद को निकाल लिया। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरह इस जंग को फैलाने की कोशिश की है, ये अभी भी अमेरिका को बॉक डाउन करना चाह रहे हैं इस वॉर के अंदर। राइट, बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और अब बात यह है कि साथ ही साथ जब यहाँ पर ये मिज़िल्स चल रहे हैं और रिटेलिएशन हो रही है और एक जंगी माहौल है ख़ित्ते में, तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी को टेलीफोन किया। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरान के सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने के दावे को झूठा करार दे दिया और उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़मीनी हक़ाइक़ ईरानी दावों के ख़िलाफ़ हैं, ईरान के हमसाया ममालिक को नुकसान पहुँचाने की नीयत ज़ाहिर करते हैं। हमले साबित करते हैं कि ईरान कशीदगी कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वो अपने पड़ोसियों को ऐसी जंग में धकेलना चाहता है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा।